हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक सेंट्रल टॉपिक पर बात करेंगे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिसिप्लिन में फंडामेंटल इम्पोर्टेंस रखता है, दैट इज़ कोलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन। ये टॉपिक सिर्फ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी बहुत ही एसेंशियल है। सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग कोलोनियलिज्म, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कोलोनियलिज्म को समझने से पहले हमें इससे थ्योरेटिकली फ्रेम करना होगा। कोलोनियलिज्म एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एक पावरफुल स्टेट, जिससे हम मेट्रोपॉल या मदर कंट्री कहते हैं, दूसरे जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट टेरिटरीज पर डायरेक्ट और सस्टेन पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करता है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं, ये कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ डोमिनेशन है जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल हेजिमनी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड सोशल रीस्ट्रक्चरिंग को भी इंक्लूड करता है। जर्गन ऑस्टर हैमिल, जो कोलोनियलिज्म पर आर्ग्यूबली सबसे कम्प्रिहेंसिव स्कॉलरली वर्क लिखते हैं, कोलोनियलिज्म अ थ्योरेटिकल ओवरव्यू विच केम इन 1997, उसमें लिखते हैं और डिफाइन करते हैं कोलोनियलिज्म को एज अ रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन बिटवीन एन इंडिजिनस और फोर्सिवली इम्पोर्टेड मेजॉरिटी एंड अ माइनॉरिटी ऑफ फॉरेन इन्वेडर। ऑस्टर हैमिल का ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल असिमेट्री को हाईलाइट करता है। टिपिकली एक स्मॉल कॉलोनियल एलीट एक लार्ज इंडिजिनस पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। एडवर्ड सईद, जिनका वर्क कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट डालता है, अपने सेमिनल वर्क ओरिएंटलिज्म जो कि 1987 में आया था, उसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि कोलोनियलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फिनोमिनन नहीं थी बल्कि एक एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी था। एडवर्ड सईद डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह वेस्टर्न कॉलोनियल पावर ने सिस्टमैटिकली नॉलेज प्रोडक्शन को कंट्रोल किया, ओरिएंट दैट इज ईस्ट को एक एग्जॉटिक, मिस्टीरियस, बैकवर्ड एंड अल्टीमेटली इंफीरियर अदर्स के रूप में ये कंस्ट्रक्ट किया गया इमेज। ये नॉलेज प्रोडक्शन कॉलोनियल डोमिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ हुआ। एडवर्ड सईद का आर्ग्यूमेंट ये है कि पावर और नॉलेज इनसेपरेबली लिंक्ड है। जिसने रिप्रेजेंटेशन कंट्रोल किया उसने रियलिटी डिफाइन कर दी। उनका ये वर्क पोस्ट कॉलोनियल थियोरी की फाउंडेशन है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कल्चर और आइडियोलॉजी के रोल को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल वर्क है। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच का डिस्टिंक्शन भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म ऑफन इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं लेकिन कंसेप्चुअली थोड़े डिफरेंट हैं। वुल्फगैंग अपनी वर्क में थियोरीज ऑफ इंपीरियलिज्म रिटन इन 1980 में ये क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं कि इंपीरियलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये एक पॉलिसी, आइडियोलॉजी या प्रैक्टिस है जिसमें एक नेशन अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एक्सटेंड करता है दूसरे नेशन या टेरिटरीज पे, चाहे डायरेक्ट कॉलोनियल रूल हो या फिर इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू। इंपीरियलिज्म के मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर्मल इंपीरियलिज्म, जिसको डायरेक्ट कॉलोनियल कंट्रोल भी कहते हैं। इनफॉर्मल इंपीरियलिज्म, जैसे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना विदाउट डायरेक्टली रूलिंग दैट पर्टिकुलर टेरिटरीज। एंड लास्टली कल्चरल इंपीरियलिज्म। कोलोनियलिज्म ऑन द अदर हैंड इंपीरियलिज्म का एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है जिसमें नेसेसरीली डायरेक्ट टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन्वॉल्व होता है। जॉन गैलगर और रोनाल्ड रॉबिन्सन ने अपनी इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल द इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड में आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म अक्सर इनफॉर्मल मेथड्स यूज़ करती थी जहां डायरेक्ट कॉलोनियल रूल इकोनॉमिकली कॉस्टली या पॉलिटिकली डिफ़िकल्ट था। ये डिस्टिंक्शन कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत क्रूशल है। अगर हम इंपीरियलिज्म की थ्योरेटिकल फाउंडेशन को देखें तो लेनिन का वर्क इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म
जो कि 1916 में आया था, वो एब्सोल्युटली फाउंडेशनल है। लेनिन आर्ग्यू करते हैं कि इम्पीरियलिज्म कैपिटलिज्म का एक नेचुरल इनहिबिटेबल एवोल्यूशन है। जब कैपिटलिज्म अपने मोनोपोली स्टेज में पहुंचता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ को 3 चीज़ें डेस्परेटली चाहिए होती है। पहला, रॉ मटेरियल की कॉन्टीन्यूअस सप्लाई। दूसरा, न्यू मार्केट मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेटेड हो जाती है। और तीसरा, सरप्लस कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। कॉलोनियल एक्सपेंशन ये तीनों ज़रूरतें फुलफिल करता है। लेनिन का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इंटर इम्पीरियलिस्ट राइवलरी, मतलब डिफरेंट कैपिटलिस्ट पावर के बीच कॉलोनियल टेरिटरीज को लेकर के कंपटीशन भी इनहिबिटेबल है, और दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाता है वो सारी चीज़ें। लेनिन का ये एनालिसिस मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन में फंडामेंटल है और ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पॉलिटिकल आउटकम्स डिटरमिन करते हैं। अब जे हॉब्सन, जिन्होंने एक्चुअली लेनिन से पहले इम्पीरियलिज्म पे काम किया था, अपनी बुक इम्पीरियलिज्म अ स्टडी, वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देते हैं। हॉब्सन आर्ग्यू करते हैं कि इम्पीरियलिज्म डोमेस्टिक अंडर कंजम्पशन का रिजल्ट है। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइक्वल है कि ऑर्डिनरी पीपल परचेजिंग पावर नहीं रखती है, तो कैपिटलिस्ट को एक्सटर्नल मार्केट्स ढूंढनी होती है। हॉब्सन का सल्यूशन डोमेस्टिक रिफॉर्म था। अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो इम्पीरियलिज्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और फॉरेन पॉलिसी के बीच का कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। अब हम बात करते हैं टाइपोलॉजी ऑफ कॉलोनियल सिस्टम्स की। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनियल सिस्टम्स को सिस्टमैटिकली कैटेगराइज कर रखा है ताकि हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें और मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकें। जगर ऑस्टरहैमल और पैट्रिक वुल्फ ने एक्सटेंसिवली ये टाइपोलॉजीज डेवलप की है। सबसे पहले देखते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म। सेटलर कॉलोनियलिज्म एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म है जिसमें कॉलोनियल पावर लार्ज नंबर में सेटलर्स भेजता है जो परमानेंटली ऑक्यूपाई करते हैं और इंडिजिनस पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली डिस्प्लेस या फिर एलिमिनेट कर देते हैं। पैट्रिक वुल्फ, जो सेंट्रल कॉलोनियल स्टडीज़ के फाउंडिंग स्कॉलर्स में से एक हैं, अपने इन्फ्लुएंशियल आर्टिकल सेटलर कॉलोनियलिज्म एंड द एलिमिनेशन ऑफ नेटिव्स में आर्ग्यू करते हैं कि सेटलर कॉलोनियलिज्म जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म से। वुल्फ का फेमस फॉर्मुलेशन है, सेटलर कॉलोनियलिज्म इज अ स्ट्रक्चर नॉट एन इवेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक वन टाइम कंक्वेस्ट नहीं है बल्कि एक ऑन गोइंग सिस्टम है जो कंटिन्यूसली इंडिजिनस प्रेजेंस को इरेज करता रहता है और सेटलर सोवरेनिटी स्टैब्लिश करता है। ये एलिमिनेशन फिजिकल जेनोसाइड तक लिमिटेड नहीं है, इसका बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, कल्चरल एसिमिलेशन, लिंग्विस्टिक सप्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इरेजर के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश सेटलर कॉलोनियलिज्म का पैटर्न जो है एग्जेम्पलरी है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में सेटलर कॉलोनियलिज्म का यूनिक डायमेंशन एपेटाइट के इमर्जेंस में देखा गया। महमूद ममदानी, जो कंपैरेटिव कॉलोनियलिज्म पर एक्सटेंसिवली लिखते हैं, और महमूद ममदानी वही हैं जिनका बेटा अभी न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये महमूद ममदानी जो है वो एक्सटेंसिवली लिखते हैं कंपैरेटिव कॉलोनियलिज्म पे। वो पर्टिकुलरली अपने सेमिनल वर्क सिटीजन एंड सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी अफ्रीका एंड द लेगेसी ऑफ लेट कॉलोनियलिज्म में एक्सप्लेन करते हैं कि साउथ अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म में डुअल सिस्टम्स डेवलप हुए, एक सिविल लॉ सिस्टम यूरोपियंस के लिए और एक कस्टमरी लॉ सिस्टम अफ्रीकन्स के लिए। ये बाइफरकेटेड स्टेट स्ट्रक्चर, ममदानी आर्ग्यू करते हैं, कॉलोनियल अफ्रीका की डिफाइनिंग फीचर थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की रूट कॉज बनी। अब आते हैं एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनियलिज्म। सेटलर कॉलोनियलिज्म से फंडामेंटली डिफरेंट पैटर्न फॉलो करती है। इसमें प्राइमरी
ऑब्जेक्टिव नेचुरल रिसोर्सेज और चीप लेबर का एक्सट्रैक्शन है। परमानेंट यूरोपियन सेटलमेंट सेकेंडरी कंसर्न है। बेल्जियन कॉन्गो किंग लियोपोल्ड टू के पर्सनल रूल के अंडर परहैप्स सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म का। ब्रिटिश इंडिया इनिशियली एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म का पैटर्न फॉलो करता था, पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर 1757 से 1857। दादा भाई नौरोजी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और 3 टाइम्स कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं। एंड उन्होंने अपने सिस्टमैटिक एनालिसिस में पर्टिकुलरली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी आर्टिकुलेट की। नौरोजी कैलकुलेट करते हैं कि ब्रिटेन एनुअली बहुत मिलियंस ऑफ वेल्थ इंडिया से ड्रेन करता था थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म था होम चार्जेस। इंडिया को ब्रिटेन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस पे करने पड़ते थे, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिस के लिए। ब्रिटिश ऑफिसर्स के पेंशन्स और मिलिट्री एक्सपेंसेस को भी पे करना पड़ता था। दूसरा मेजर मैकेनिज्म था गारंटीड रिटर्न ऑन रेलवे इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को 5% गारंटीड रिटर्न मिलता था, चाहे रेलवे प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, और ये गारंटी इंडियन टैक्स पेयर पे करते थे। तो थर्ड जो है वो है अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट। गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे लेकिन एडिक्वेट पेमेंट नहीं मिलता था। एंड आर.सी. दत्ता जो अनदर अर्ली नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपनी वर्क में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल में नौरोजी की एनालिसिस को इनफैक्ट फर्दर एलैबोरेट किया है स्टैटिस्टिकल एविडेंस के साथ। कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप में भी अगर हम देखें तो उत्सव पटनायक का जो वर्क है एग्रेरियन एंड अदर हिस्ट्रीज, इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटेन ने अप्रॉक्सीमेटली $45 ट्रिलियन इंडिया से 1765 टू 1938 के बीच में ड्रेन किया। सो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना डिवास्टेटिंग था। अब आते हैं प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म पे। प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म है जिसमें कॉलोनीज प्राइमरीली लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, कैश क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। फिलिप कर्टन की जो वर्क है द राइज एंड फॉल ऑफ द प्लांटेशन कॉम्प्लेक्स एनालाइज करता है कि प्लांटेशन सिस्टम ने एक इंटीग्रेटेड अटलांटिक इकोनॉमी क्रिएट की जिसमें अफ्रीका से इंस्लेव्ड लेबर अमेरिका में प्रोडक्शन और यूरोप में कंजम्पशन इंटरकनेक्टेड कर दिया। इसके कुछ की फीचर्स थे ये जो प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म है। मोनोकल्चर इकोनॉमी, इंटायर रीजन एक सिंगल कैश क्रॉप पर डिपेंड करती थी, जैसे कैरेबियन में शुगर, साउथ ईस्ट एशिया में रबर एंड स्पाइसेस, अफ्रीका में कॉटन, कोकोआ। सो ये सारी चीज़ें एक कैरेक्टरिस्टिक थी। जो अगला जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कोअर्स्ड लेबर सिस्टम। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में 12 to 15 मिलियन अफ्रीकन्स फोर्सिबली ट्रांसपोर्टेड हुए थे। तो जो प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म था उसमें कोअर्स्ड लेबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इनफैक्ट स्लेवरी जो एबॉलिशन के बाद भी ये सिस्टम जो है इंडेंट्योर्ड लेबर में चेंज हो गई, और वो भी एक सोफिस्टिकेटेड या फिर ये कह लो इंडेंट्योर्ड लेबर इज एन यूफेमिज्म फॉर स्लेवरी, मॉडर्न डे स्लेवरी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होने लगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म का एक की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आते हैं अगले टाइपोलॉजी पे, ट्रेडिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ट्रेडिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक रिलेटिवली लिमिटेड फॉर्म थी जिसमें यूरोपियन पावर्स स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन पे ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करते थे, प्राइमरीली मैरीटाइम ट्रेड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक्सटेंसिव टेरिटोरियल कंट्रोल या सेटलमेंट नहीं सीख करते थे। एटलीस्ट इनिशियली तो यही देखा जाता था। ये फॉर्म पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक थी अर्ली यूरोपियन एक्सपेंशन का
लाइक 15-17 सेंचुरी, जब यूरोपियन नेवल टेक्नोलॉजीज़ और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर थे, लेकिन मिलिट्री कैपेसिटी एक्सटेंसिव टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट के लिए लिमिटेड थी नॉन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में. पोर्चुगीज़ एम्पायर एक क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रेडिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म का. गोवा में हमने देखा है जो पोर्चुगीज़ पोजेशन बनी 1510 से 1961 तक, जब इंडियन मिलिट्री ने फोर्सिबली एनेक्स किया. ये यूनिक केस है लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेडिंग पोस्ट कॉलोनियलिज्म का. अब हम बात करते हैं इंटरनल कॉलोनियलिज्म. इंटरनल कॉलोनियलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कॉलोनियल टाइप रिलेशनशिप एक स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर, जहां डोमिनेंट एथनिक, रेशियल या रीजनल ग्रुप सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट और अप्रेस करते हैं सबऑर्डिनेट ग्रुप्स, treating them essentially as colonial subject despite technically सेम कंट्री में होते हुए भी और सेम कंट्री के होते हुए भी. ये कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली यूजफुल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल इनइक्वालिटीज़ और माइनॉरिटी मार्जिनलाइजेशन को पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में कैसे देख सकते हैं. चाइना का तिब्बत पे कंट्रोल वाइडली एनालाइज्ड है इंटरनल कॉलोनियलिज्म के फ्रेमवर्क में. दो चाइनीज़ गवर्नमेंट एम्फेथेटिकली रिजेक्ट करती है ये कैरेक्टराइजेशन एंड कंसिडर्स इन तिब्बत इंटेग्रल पार्ट ऑफ चाइना. इनफैक्ट इंडिया में अगर हम अपने ट्राइबल कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन भी देखें तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये एनालिसिस दिया है, स्पेशली वर्जीनिया खाका ने अपने बुक में स्टेट, सोसाइटी एंड ट्राइब इश्यूज इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, कि ये भी एक इंटरनल कॉलोनियलिज्म है. कि वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारे ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका रिलेशनशिप इंडियन स्टेट के साथ एग्जिबिट करता है बहुत ही कॉलोनियल पैटर्न्स, जैसे लैंड एलिनेशन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, resource extraction from tribal region without adequate compensation, political marginalization and cultural assimilation pressure. In fact, Forest Rights Act 2006 एक अटेम्प्ट था हिस्टोरिकल इनजस्टिस एड्रेस करने का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लमैटिक रहा. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के केस में भी साइटेड है, पर्टिकुलरली नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, जहां आर्म्ड इंसर्जेंसी partially rooted है feelings of being colonized by Indian state. अब हम बात करते हैं mechanisms of colonial control, administrative, economic and ideological. So colonial powers ने different administrative systems develop किए अपने colonies control करने के लिए, और comparative politics में ये variations study करना crucial है, क्योंकि ये post colonial state formation को डीपली इन्फ्लुएंस करता है. डायरेक्ट रूल एक सिस्टम था जिसमें मेट्रोपॉलिटन पावर डायरेक्टली गवर्न करता था थ्रू अपॉइंटेड कॉलोनियल ऑफिशियल्स, और इंडिजिनस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लार्जली बाईपास या डिसमेंटल कर दिया जाता था. फ्रेंच कॉलोनियल सिस्टम प्राइमरीली डायरेक्ट रूल फॉलो करता था, जिसे ऑफिशियली एसिमिलेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रूल की, तो इनडायरेक्ट रूल कन्वर्सली इंडिजिनस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता था, लेकिन उन्हें कॉलोनियल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट पोजीशन में प्लेस करता था. ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम पर्टिकुलरली अफ्रीका में प्राइमरीली इनडायरेक्ट रूल फॉलो करती थी. लॉर्ड फ्रेडरिक लुअर्ड, जो नाइजीरिया का गवर्नर जनरल था, उसने सिस्टमैटिकली इनडायरेक्ट रूल आर्टिकुलेट किया है अपने इन्फ्लुएंशियल बुक द डुअल मैंडेट इन ब्रिटिश ट्रॉपिकल अफ्रीका. लगर्ड आर्ग्यू करते हैं कि इनडायरेक्ट रूल इकोनॉमिकली इफिशिएंट है. नेटिव चीफ्स और किंग्स को रिटेन करके ब्रिटेन कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस अवॉइड कर सकता था. एडिशनली ये पॉलिटिकली प्रूडेंट था क्योंकि इंडिजिनस अथॉरिटीज़ लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती थी कॉलोनियल रूल को. लेकिन महमूद ममदानी अपनी बुक सिटीजन एंड सब्जेक्ट में पावरफुली आर्ग्यू करते हैं कि इनडायरेक्ट रूल ने एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म क्रिएट की. कॉलोनियल पावर्स ने ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ को अनप्रेसिडेंटेड कोअर्सिव पावर दे दिया, क्योंकि अब उनके पास कॉलोनियल स्टेट की बैकिंग थी.
लेकिन साइमल्टेनियसली उन्हें अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस से फ्री कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि मैनी अफ्रीकन चीफ ने टिरेनिकल पावर्स एक्सरसाइज की अपने ही पॉपुलेशन पे। मंदानी फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि इनडायरेक्ट रूल ने एथनिक आइडेंटिटीज़ को रिजिडिफाई और पॉलिटिसाइज कर दिया। प्री कॉलोनियल अफ्रीका में एथनिक आइडेंटिटीज़ रिलेटिवली फ्लूइड थी, लेकिन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फिक्स्ड एथनिक कैटेगरीज क्रिएट किए और हर एथनिसिटी को स्पेसिफिक टेरिटरीज असाइन कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था, लेकिन प्रोफाउंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसके। पोस्ट इंडिपेंडेंस में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पार्शली ये कॉलोनियल लेगेसी का ही रिजल्ट है। या वो रवांडा में हो, जो रवांडा में जिनोसाइड हुआ 1994, उसको समझने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट महमूद ममदानी की बुक व्हेन विक्टिम बिकम्स किलर, कॉलोनियलिज्म, नेटिविज्म एंड द जेनोसाइड इन रवांडा, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि बेल्जियन कॉलोनियल रूल ने किस तरह हुतू और तुत्सी आइडेंटिटी को रेशियलाइज और पॉलिटिसाइज किया, रिजिड कैटेगरीज क्रिएट किए और तुत्सी माइनॉरिटी को प्रिविलेज पोजीशन पे रखा। ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर ने डीप रेजेंटमेंट क्रिएट किए जो इवेंचुअली 1994 के जेनोसाइड में एक्सप्लोड हुए। इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मर्केंटलिज्म जो 17th-18th सेंचुरी का डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलॉसफी था, कॉलोनियल इकोनॉमीज को स्ट्रक्चर करता था। मर्केंटलिस्ट डॉक्ट्रिन ये होल्ड करता था कि कॉलोनीज एक्सक्लूसिवली मेट्रोपॉल को बेनिफिट के लिए ही एग्जिस्ट करेगी। कॉलोनीज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, मैन्युफैक्चर गुड्स मेट्रोपॉल से इंपोर्ट करेंगे और ट्रेड एक्सक्लूसिवली मदर कंट्री के साथ करेंगे। ब्रिटिश नेविगेशन एक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है मर्केंटलिस्ट रेगुलेशन का। ये एक्ट स्पेसिफाई करते थे कि कॉलोनियल ट्रेड ब्रिटिश शिप्स में ही होना चाहिए और सर्टेन गुड्स सिर्फ ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट होना चाहिए। इनफैक्ट जो आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा विविड नहीं होता है, ये बहुत ही सटल होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत एंड्योरिंग है। अगर हम ग्रामशी के कॉन्सेप्ट को देखें, कल्चरल हेजेमनी आइडिया की रूलिंग क्लास सिर्फ फोर्स के थ्रू नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और कंसेंट के थ्रू भी रूल करता है, कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए एप्लीकेबल है। सो आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी इकोनॉमिक एंड अदर हैं। इनफैक्ट अगर हम कॉलोनियल पावर्स को देखें तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किए जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी इंटरनलाइज करवाती थी कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन में। इंडिया के केस में भी हमने देखा। अगर हम थॉमस मैकलॉय का फेमस मिनट ऑन एजुकेशन ब्रिटिश इंडिया में कल्चरल इम्पेरियलिज्म को दिखाता है और एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है इस बात का। मैकलॉय आर्ग्यू करते हैं वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रीटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in morals and in intellect। ये explicitly state कर रहा है कि ब्रिटिश एजुकेशन का पर्पस है एक इंटरमीडिएटरी क्लास क्रिएट करना जो रेशियली इंडियन हो लेकिन कल्चरली और आइडियोलॉजिकली ब्रिटिश। तो इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करते हैं एज अ मैकेनिज्म, एज आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म हम जिसको बोलते हैं, टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर टेरिटरी, अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इट्स नॉट ऑलवेज द हार्ड पावर जिसको हम कहते हैं। देयर कुड बी सॉफ्ट पावर्स ऑल्सो लाइक आइडियोलॉजी एंड अदर थिंग्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल अ पॉपुलेशन। अब इस चीज़ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्कॉलर को देखते हैं, फ्रांस फनॉन, जो परहैप्स पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट हैं। अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ब्लैक स्किन वाइट मास्क में
एनालाइज करते हैं कॉलोनियलिज्म का प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फनो आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनियलिज्म एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है कॉलोनाइज्ड में। कॉलोनाइज्ड इंडिविजुअल अपने आप को कॉलोनाइजर की आइज से देखना शुरू कर देते हैं और इंटरनलाइज कर लेते हैं कि आइडिया उनके स्किन कलर, कल्चर और आइडेंटिटी इन्फीरियर है। फैनॉन का कॉन्सेप्ट एपिडर्मलाइजेशन किस तरह से ये बताता है कि किस तरह से रेशियल इन्फीरियॉरिटी स्किन के थ्रू एक्सपीरियंस होती है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉलोनियलिज्म की डीप साइकोलॉजिकल वायलेंस को। हम इंडिया में भी देखते हैं कि we don't give any nuanced perspective or nuanced thought process to the climate, to the body type, to the environment which we live in. इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और हम ये मानते हैं कि गोरा होना ही एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, या फिर जो भी वाइट मेन वेमेन जैसे दिखते हैं वही एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। तो वो एक वाइट सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भी आता है। और ये साइकोलॉजिकल कोलोनाइजेशन फिजिकल कोलोनाइजेशन से ज़्यादा परसिस्टेंट होता है। इंडिपेंडेंस के डेकेड्स बाद भी कॉलोनियल मेंटालिटी परसिस्ट कर सकती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम देखते हैं कि गोरे लोगों को ज़्यादा सुंदर और जिनमें मेलेनिन ज़्यादा है उनको हम कम सुंदर आंकते हैं। अब बात करते हैं हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, फॉर्म्स, आइडियोलॉजी एंड कंपैरेटिव पैटर्न्स की। जो एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए डाइवर्स स्ट्रैटेजीज, आइडियोलॉजीज और आउटकम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो सिस्टमैटिकली एनालाइज करना ज़रूरी है। जैसे अगर हम अर्ली आर्म रेबेलियंस की बात करें तो ये जनरली अनसक्सेसफुल रहे हैं सुपीरियर यूरोपियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से। इंडिया में देख सकते हैं 1857 रिवॉल्ट है, जिससे विपिन चंद्र की बुक जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में जेन्युइन पॉपुलर अपराइजिंग की तरह कैरेक्टराइज किया गया है। ये अल्टीमेटली फेल्ड हुआ बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजी एंड ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियॉरिटी। लेकिन इसका लास्टिंग इम्पैक्ट ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिसॉल्व हुई और क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल अज्यूम किया, सो फंडामेंटली ऑल्टरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रैटेजी। अफ्रीका में माजी रेबेलियन था जो 1905 से 07 तक चला था। ये एक स्पिरिचुअल बिलीफ पर बेस्ड था। गिलबर्ट ग्वोसा की रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट करती है कि इनोवेटिव अफ्रीकन रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज लेकिन सुपीरियर जर्मन फायर पावर और ब्रूटल सप्रेशन की वजह से ये रेबेलियन क्रश हो गई। ठीक है, एस्टिमेट almost 75,000 to 3 lakhs अफ्रीकन मारे गए, डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉलोनियल वायलेंस की ब्रूटैलिटी। अब जो नेक्स्ट है वो है गांधी एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और रिवोल्यूशनरी और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल मेथड है ये। गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह फिलॉसफी डेवलप की, फिर इंडिया में मैस लेवल पर अप्लाई भी किया। जुडिथ ब्राउन की गांधी प्रिजनर ऑफ होप और भीखू पारेख की गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी एक्सप्लेन करती है कि सत्याग्रह एज एक्टिव करेजियस रेजिस्टेंस जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिलिबरेटली अनजस्ट लॉ वायलेट करते थे, विलिंगली पनिशमेंट एक्सेप्ट करते थे, ये मॉरल प्रेशर क्रिएट करता था वाइल अफर्मिंग डिग्निटी। जो 3 मेजर मूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को वो हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर आपका हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो गांधी का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, ठीक है,
वो भी बहुत ही क्लियर एंड लाउड था। हम देख सकते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज किया था इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधीज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। मंडेला ने भी किया था। अब आर्म रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशनरी वायलेंस की भी बात करते हैं। जैसे फनॉ की प्रोवोकेटिव वर्क है, एक बहुत ही प्रोवोकेटिव येट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड प्रोवोकेशन इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, समटाइम्स वी हैव to read thought-provoking works. So this is a very good work, The Wretched of the Earth, which came in the year 1961. वो आर्ग्यू करता है कि कॉलोनियल वायलेंस को काउंटर वायलेंस से ही इफेक्टिवली चैलेंज किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि गांधीयन वे ऑफ डीलिंग विद कॉलोनियल पावर वाज नॉन वायलेंस, बट फनॉ के केस में वो कह रहे हैं कि कॉलोनियल वायलेंस को काउंटर वायलेंस से ही इफेक्टिवली चैलेंज किया जा सकता है। फनॉन साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, वायलेंस लिबरेट्स कॉलोनाइज्ड फ्रॉम इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, रिस्टोर्स एजेंसी एंड डिग्निटी, डिसमैंटल्स कॉलोनियल मेंटल स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फनॉ जो है वो बार बार ये कह रहा है कि किसी भी वायलेंस को काउंटर वायलेंस से ही इफ़ेक्टिवली चैलेंज किया जाता है। ये बहुत ही डीपली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस और अथॉरिटेरियनिज्म फाउंडेशन क्रिएट करता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि सिस्टमेटिक कॉलोनियल वायलेंस मॉरल हाई ग्राउंड के लिए practical है। You can't ask the victim to have a moral high ground and not get indulged in violence when the dominant opponent is dominating you with a cruel or brutal violence. So now I'll talk about decolonization as a process, pattern and problems. What are the problems related to the decolonization problem? So decolonization एक complex और uneven process है जो different region में different timelines और modes follow करती थी। Comparative analysis reveal करता है interesting patterns और variations। Second World War decolonization की major catalyst थी multiple reason की वजह से। पहला, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स इकोनॉमिकली और मिलिट्रली एग्जॉस्टेड थे वॉर से। ब्रिटेन ने मैसिव डेट एक्यूमुलेट किए थे और इसका एम्पायर मेंटेन करना इंक्रीजिंगली अनसस्टेनेबल हो गया था। जॉन डार्विन की बुक ब्रिटेन एंड डीकोलोनाइजेशन, द रिट्रीट फ्रॉम एम्पायर इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, सिस्टमैटिकली ये एनालाइज करती है ब्रिटिश डीकोलोनाइजेशन की इकोनॉमिक कंपल्शन को। दूसरा रीज़न ये था कि वॉर ने कॉलोनियल पावर की इनविंसिबिलिटी मिथ को शैटर कर दिया। जापानीज कन्क्वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था कि एशियन पावर यूरोपियन कॉलोनाइजर को डिफीट कर सकती है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट प्रोफाउंड था। इनफैक्ट क्रिस्टोफर बेली और टिम हार्पर की बुक फॉरगॉटन आर्मीज, ब्रिटेन्स एशियन एम्पायर एंड द वॉर विद जापान ब्रिलियंटली कैप्चर करती है ये मोमेंट जब कॉलोनियल प्रेस्टीज इरिवर्सिबली डैमेज हुई। जो थर्ड फैक्टर था वो इमर्जिंग इंटरनेशनल ऑर्डर जो ऑस्टेंसिवली डीकोलोनाइजेशन सपोर्ट करता था, अटलांटिक चार्टर ऑफ 1941 जो रूजवेल्ट और चर्चिल ने इशू किया था, प्रोक्लेम्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट, दो चर्चिल सब्सिक्वेंटली क्लैरिफाइड कि ये ब्रिटिश एम्पायर पर अप्लाई नहीं होता। यूनाइटेड नेशन चार्टर केम इन 1945, ये भी सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकग्नाइज करता था। और इम्पॉर्टेंटली बोथ सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन रेटोरिकली एंटी कॉलोनियल थे, दो ओन स्ट्रैटेजीज इंटरेस्ट की वजह से थे। 1960 पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट ईयर था अफ्रीकन डीकोलोनाइजेशन के लिए। इसको ईयर ऑफ अफ्रीका बोला जाता है क्योंकि 17 अफ्रीकन नेशंस उस ईयर इंडिपेंडेंट हुए।
यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 1960 में लैंडमार्क डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल्स रेजोल्यूशन 1514 पास किया, जो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता था कि कॉलोनियलिज्म ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटी करने के लिए। ये रेजोल्यूशन सिंबॉलिक था लेकिन पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंसेंसस रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब हम बात करते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म की। न्यू कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, बिकॉज यू नो it is said that, you know, after decolonization, the states, the countries, they have become free, and you know they have their own rights to do what they want with their, you know, with their population. However, there is a large impact of colonialism, and the continuing impact of colonialism is very important to study, because it doesn't only shape the, you know, history, but also the present of the particular nation. It also shapes how the government of that particular state, you know, works. So it is important to study neo-colonialism and post-colonialism, you know, challenges. क्वामे क्रूमा घाना का फर्स्ट प्रेसिडेंट और पैन अफ्रीकनिज्म के चैम्पियन ने 1965 में सेमिनल बुक न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म पब्लिश की, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि फॉर्मल डीकोलोनाइजेशन के बाद भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल परसिस्ट कर रही है थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स। यू नो, क्रोमा डिफाइन करते हैं the essence of neo-colonialism is that the state which is subject to it is, in theory, independent and has all the outward trapping of international sovereignty. In reality, its economic system and thus its political policy is directed from outside. ये definition crucial है क्योंकि ये capture करता है post-colonial state की fundamental contradiction, फॉर्मल सॉवरेनिटी होने के बावजूद मीनिंगफुल ऑटोनॉमी का एब्सेंस। क्रुमा आर्ग्यू करते हैं कि न्यू कॉलोनियलिज्म एक्चुअली मोर इंसीडियस है ट्रेडिशनल यू नो कॉलोनियलिज्म से, क्योंकि ये लेस विजिबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्सक्योर है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो ब्लेम इंडिजिनस गवर्नमेंट को मिलता है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट को नहीं। न्यू कॉलोनियलिज्म के मैकेनिज्म्स मल्टीपल और सोफिस्टिकेटेड हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी प्राइमरी मैकेनिज्म है। मेनी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स मोनोकल्चर इकोनॉमीज इनहेरिट कर चुके हैं। एक या दो कमोडिटीज़ पर एक्सेसिव डिपेंडेंस, जैसे ज़ाम्बिया कॉपर पर डिपेंडेंट था, घाना कोकोआ पे, नाइजीरिया ऑयल पे। ये कमोडिटी डिपेंडेंस ने स्टेट्स को वल्नरेबल बना दिया इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए, और टर्म्स ऑफ ट्रेड कंसिस्टेंटली अनफेवरेबल थे। प्राइमरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस रिलेटिव टू मैन्युफैक्चर गुड्स कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग थे। एक फिनोमेना जिसे रॉल प्रबिश और हैंस सिंगर ने प्रबिश सिंगर हाइपोथेसिस में आर्टिकुलेट किया, और इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं और मैन्युफैक्चर गुड्स इंपोर्ट करती हैं, सिस्टमैटिकली डिसएडवांटेज होते हैं डिटेरिएटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड की वजह से। अब डिपेंडेंसी थियोरी, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट यू नो थियोरी है जब भी हम कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलिज्म ये सब पढ़ते हैं, तो डिपेंडेंसी थियोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो डिपेंडेंसी थियोरी जो लैटिन अमेरिकन स्कॉलर्स पर्टिकुलरली आंड्रे फ्रैंक, समीर अमीन एंड इमैनुअल वॉल्डरस्टीन
ने डेवलप किया नियो कॉलोनियलिज्म को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ऑनरे फ्रैंक की कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट अपनी इन्फ्लुएंशियल ऐसे द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट में प्रोफाउंड इंसाइट प्रोवाइड करती है। फ्रैंक आर्ग्यू करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड की अंडर डेवलपमेंट एक ओरिजिनल या नेचुरल कंडीशन नहीं, बल्कि ये एक्टिवली प्रोड्यूस्ड हुई है थ्रू कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन और colonial exploitation। मेट्रोपोल कंट्रीज डेवलप हुई है प्रिसाइसली बिकॉज पेरिफेरी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हुई है। डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट डायलेक्टिकली रिलेटेड प्रोसेस है, नॉट सेपरेट स्टेजेस। फ्रैंक का फेमस फॉर्मुलेशन था, द नाउ डेवलप्ड कंट्रीज वर नेवर अंडर डेवलप्ड दो दे मे हैव बीन अनडेवलप्ड। अब दूसरे स्कॉलर हैं समीर अमीन। ये इजिप्शियन फ्रेंच मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने अपनी बुक एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल, जो कि 1974 में आई है, वो सिस्टमैटिकली इलेबोरेट किया है उन्होंने कि किस तरह से ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम स्ट्रक्चरली अनइक्वल है। अमीन आर्ग्यू करते हैं कि कोर कंट्रीज़ मतलब डेवलप्ड वेस्ट और पेरिफेरी कंट्रीज़ फॉर्मर कॉलोनीज़ के बीच अनइक्वल एक्सचेंज होता है। पेरिफेरी से वैल्यू ट्रांसफ़र होता है कोर की तरफ। ये सिंपली अनफेयर ट्रेड टर्म्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इंक्लूड करता है ब्रेन ड्रेन, कैपिटल फ्लाइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो वेस्टर्न कॉरपोरेशंस फेवर करते हैं। अमीन का कॉन्सेप्ट ऑफ डी लिंकिंग, जिसका मतलब है पेरिफेरी कंट्रीज को ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम से सेलेक्टिवली डिसएंगेज होना चाहिए और ऑटोनमस डेवलपमेंट पाथ परस्यू करनी चाहिए। ये जो डी लिंकिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है बट वेरी इन्फ्लुएंशियल। अब हम आते हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन के वर्ल्ड सिस्टम थियोरी पे। इमैनुअल वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम्स थियोरी अपनी मल्टी वॉल्यूम वर्क द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में परहैप्स सबसे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्लोबल इनइक्वालिटी को समझने के लिए। वॉलरस्टीन आर्ग्यू करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी एक सिंगल सिस्टम है जिसमें 3 tiers हैं, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। कोर कंट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हाई वेज इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पेरिफेरी कंट्री रॉ मटेरियल प्रोडक्शन और लो वेज लेबर प्रोवाइड करती है, और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज इंटरमीडिएट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, इंडिया एंड साउथ कोरिया। क्रिटिकली वॉलरस्टीन आर्ग्यू करते हैं कि ये पोजीशन रिलेटिवली फिक्स्ड है। अपवर्ड मोबिलिटी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है क्योंकि सिस्टम स्ट्रक्चरली कोर डोमिनेंस मेंटेन करता है। ये थियोरी एक्सप्लेन करता है कि डेवलपमेंट सिर्फ इंटरनल फैक्टर का रिजल्ट नहीं है बल्कि ग्लोबल पोजीशन का फंक्शन है। अब जैसे कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी देखते हैं, तो जो स्पेशली IMF और वर्ल्ड बैंक, तो न्यू कॉलोनियल कंट्रोल के इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं ये दोनों। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं ऑफन फोर्स दी IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए, लेकिन ये लोन्स कंडीशन के साथ आती हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स SAPs जो रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिमांड करती है। ये रिफॉर्म्स टिपिकली इंक्लूड करते हैं करेंसी devaluation, privatization of the state enterprises, reduction in government spending, particularly social service में जो welfare schemes होती हैं उसमें, trade liberalization और deregulation। जॉन विलियमसन ने ये पॉलिसीज़ को वॉशिंगटन कंसेंसस कहा है, का टर्म दिया है, सजेस्टिंग कि ये ग्लोबली एप्लीकेबल इकोनॉमिक विजडम है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डिवास्टेटिंग थे मैनी कंट्रीज़ के लिए। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप स्कॉलर जो हैं हमारे जोसेफ स्टिलगिट्स, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे, आई थिंक 1997 से 2000 तक, यस, फ्रॉम 1997 to 2000 एंड लेटर ही ऑल्सो गॉट नोबल प्राइज इन 2000। वो अपनी बुक ग्लोबलाइजेशन और एंड इट्स डिसकंटेंट्स में शार्पली क्रिटिसाइज़ किया है IMF पॉलिसीज़ को। उन्होंने कहा है कि इनसाइड एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने आर्ग्यू किया है कि SAPs जो हैं वो
SAPs मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफन पॉवर्टी इंक्रीज करती है, इनइक्वालिटी वर्स करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरमाइन करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट्स ने हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज डिस्ट्रॉय कर दिए, प्राइवेटाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट की और एसेंशियल सर्विसेज को अनअफोर्डेबल बना दिया गरीब लोगों के लिए जो पुअर पॉपुलेशन है। और ट्रेड लिबरलाइजेशन ने नेसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जब ये चीप इंपोर्ट्स के साथ compete नहीं कर सकते हैं। जो नए इंडस्ट्रीज थे उनको भी इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टिग्ल्स का इनसाइडर क्रिटिक पर्टिकुलरली पावरफुल था क्योंकि ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट से आ रहा था। अब अफ्रीका का जो केस है वो पर्टिकुलरली ट्रैजिक था, जैसे कि आई थिंक we should also discuss a work called The Anti-Politics Machine by James Ferguson. It's an ethnographic work जिसमें कि वो बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन ने ऑफन अफ्रीकन एजेंसी अंडरमाइन की है और डिपेंडेंसी परपेचुएट की है। SAPs के एरा में मेनी अफ्रीकन इकोनॉमीज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड। ये पीरियड को लॉस्ट डेकेड बोला जाता है अफ्रीकन डेवलपमेंट में। हेल्थ इंडिकेटर डिटेरिएट हुए, एजुकेशन एनरोलमेंट ड्रॉप्ड हो गई और पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। घाना में जो वर्ल्ड बैंक का स्टार्ट पीपल कंसिडर था SAPs इम्प्लीमेंट करने में मिक्स्ड रिजल्ट था। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई लेकिन इनइक्वालिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई और सोशल सर्विसेज सफ़र किए। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जानना कि कैसे ये जो थियोरी है, बी इट डिपेंडेंस थियोरी और द थियोरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थियोरी, या फिर कैसे IMF जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है टू परपेचुएट दी goals and objectives of Western countries at the cost of underdeveloped or developing countries. So it is very important to also understand the theoretical developments of post-colonial theory and subaltern studies, because these things are happening in the eastern part of the world, especially in India and other places. So we also have to have a theoretical framework to understand these phenomena. So post-colonial theory ने colonialism और इसके आफ्टर मैथ को समझने के लिए sophisticated analytical framework डेवलप किया है जो बियॉन्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन जाते हैं और कल्चरल नॉलेज और रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रली एग्जामिन करती है। तो अभी तक हमने जो भी देखा कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में और जो अर्लियर कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थे उनमें किस तरीके से अभी भी नियो कॉलोनियलिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो हैव टू हैव certain frameworks. So I'll start with a very important book, and I would suggest you all to read this particular book. This is a very good book to start with if you are interested in subaltern studies, post-colonial theory. एडवर्ड सईद का जो ओरिएंटलिज्म है ये 1978 में आया था, जिसके बारे में अभी हम पहले ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट कॉलोनियल थियोरी की ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है। एडवर्ड सईद फूको के कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलरली डिस्कोर्स और पावर नॉलेज नेक्सस को कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। सईद जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ओरिएंट यानी मिडिल ईस्ट एशिया एक जियोग्राफिकल रियलिटी नहीं थी बल्कि एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन था, एक डिस्कोर्स जिसमें वेस्ट ने ईस्ट को डिफाइन किया एज एक्सोटिक, मिस्टीरियस, इरेशनल, डिस्पोटिक
एंड अल्टीमेटली इन्फीरियर। ये डिस्कोर्स कॉलोनियल डोमिनेशन को जस्टिफाइड करता था। अगर ईस्ट बैकवर्ड और इरैशनल है तो वेस्टर्न रूल बेनिफिशियल है उनके लिए। बेसिकली आपको वो सिविलाइज करने आए हैं, आपको रैशनल बनाने आए हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को फॉरवर्ड बनाने आए हैं रादर देन बीइंग बैकवर्ड। सो क्रिटिकली सईद आर्ग्यू करते हैं कि ओरिएंटलिज्म सिर्फ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर पॉलिटिशियन तक लिमिटेड नहीं थी, ये एकेडमिया, लिटरेचर, आर्ट में परवेसिव थी। रिस्पेक्टेड स्कॉलर, सेलिब्रेटेड ऑथर, रेनाउंड आर्टिस्ट सब पार्टिसिपेट कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स प्रोड्यूस करने में। सईद का वर्क रिवील करता है कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक एंटरप्राइज नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल और एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी थी। सईद का वर्क इमेंसली इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन क्रिटिसिज्म भी फेस किया है। एजाज अहमद अपनी बुक में इन थियोरी, क्लासेस, नेशंस, लिटरेचर्स में आर्ग्यू करते हैं कि सईद्स अप्रोच ओवरली फोकस्ड है ऑन डिस्कोर्स एंड इनसफिशिएंट अटेंशन देता है मटीरियल कंडीशंस और क्लास एनालिसिस को। अहमद का मार्क्सिस्ट क्रिटिक ये है कि पोस्ट colonial theory sometimes becomes too abstract and actual इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और क्लास स्ट्रगल को obscure कर देता है। ये डिबेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है टेंशन बिटवीन कल्चरल और डिस्कर्सिव अप्रोच एंड मटीरियलिस्टिक और इकोनॉमिक अप्रोच इन कॉलोनियल स्टडीज़। और ये इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर विलिंग टू रीड बुक्स ऑन सबाल्टर्न स्टडीज़, पोस्ट कॉलोनियल theory, then do read all these books, the original books. They are not very huge books. You can read them easily. The PDFs are also available on internet. Another scholar that is Gayatri Chakrabarti Spivak, Gayatri Spivak भी जिसको हम फेमसली जानते हैं। शी इज़ एन बंगाली अमेरिकन थियोरिस्ट और वो डेरिडा की इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं। इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थियोरी को सिग्निफिकेंटली एडवांस किया है, पर्टिकुलरली उनके इन्फ्लुएंशियल ऐसे कैन सबाल्टर्न स्पीक। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट work. It came in 1988, though it has a lot of criticism, especially from scholars who talk about Dalit politics and all. लेकिन अभी देखते हैं कि स्पिवाक ने कैन द सबाल्टर्न स्पीक के थ्रू क्या क्या हमें समझाया है। तो स्पिवाक यहाँ सबाल्टर्न टर्म यूज़ करती हैं जो ग्रामशी से बोरोड है, मार्जिनलाइज्ड अप्रेस ग्रुप को रेफ़र करने के लिए जो पावर स्ट्रक्चर से एक्सक्लूडेड है। स्पिवाक का सेंट्रल क्वेश्चन ये है, क्या सबाल्टर्न अपनी वॉइस आर्टिकुलेट कर सकते हैं डोमिनेंट डिस्कोर्स में, या फिर जब सबाल्टर्न स्पीक या फिर जब सबाल्टर्न अपनी बात रखते हैं, बात कहते हैं, तो क्या वो सबाल्टर्न रहता है। स्पिवाक आर्ग्यू करती हैं कि सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करना डीपली प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ पावर रिलेशन में इम्प्लिकेटेड है। जब इलीट इंटेलेक्चुअल इंक्लूडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर सबाल्टर्न के लिए स्पीक करते हैं तो वो एक्चुअली सबाल्टर्न वॉइस को एप्रोप्रिएट कर रहे होते हैं। स्पिवाक की स्पेसिफिक फोकस है सबाल्टर्न वुमेन पर। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि वेमेन एक्सपीरियंस करते हैं डबल कॉलोनाइजेशन, पहले इंपीरियल पावर से और दूसरा पेट्रियार्कल इंडिजिनस स्ट्रक्चर से। स्पिवाक का एग्जाम्पल सती प्रैक्टिस यानी विडो एमोलेशन का है। यहाँ ब्रिटिश कॉलोनाइजर बैन कर रहे थे वाइट मैन सेविंग ब्राउन वेमेन फ्रॉम द ब्राउन मैन, जबकि इंडियन पेट्रियार्कल डिस्कोर्स सती को डिफेंड कर रहा था एज रिलीजियस ट्रेडिशन। बीच में वेमेन की ओन वॉइसेस कम्प्लीटली इरेज्ड हो गई। एक तरफ जो वाइट मेल्स जो सेवियर कॉम्प्लेक्स है उनको वो था, और दूसरी तरफ इंडियन मैन दे वर ट्राइंग टू प्रोपगेट देयर ओन पेट्रियार्कल ट्रेडिशन। स्पिवाक का वर्क डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग सबाल्टर्न एक्सपीरियंसेस और नीड फॉर रिफ्लेक्सिविटी पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलरशिप में। और ये
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, बिकॉज दिस वर्क हैज़ नॉट ओनली generated generated debates surrounding this particular theme of talking about women as women and experience, but it has also generated a lot of intersectional debates. Scholars who work on Dalit community, scholars who actually are Dalit and they are they work on their community, they have a certain different take on this, and they have a very nuanced critical perspective on this. Women who actually have women who are pioneers of Dalit studies and are Dalit, their experience, their idea of analyzing, the way they have analyzed this particular book is interesting, and if you want I can share the list of that readings. अब हम आते हैं होमी भाभा पे. होमी भाभा का वर्क पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में इक्वली इन्फ्लुएंशियल है, पर्टिकुलरली उनका कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडिटी, मिमिक्री एंड एम्बिवेलेंस. भाभा की बुक द लोकेशन ऑफ कल्चर ये कॉन्सेप्ट सिस्टमैटिकली डेवलप करती है. भाभा आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनियल इनकाउंटर एक वन वे प्रोसेस नहीं थी जिसमें कॉलोनाइजर सिंपली डोमिनेट कर रहे थे और कॉलोनाइज्ड पैसिव विक्टिम थे. इंस्टेड कॉलोनियल इनकाउंटर एक साइट ऑफ नेगोशिएशन, रेजिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन थी जो हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर रही थी. हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट ये सजेस्ट करता है कि कॉलोनियल सब्जेक्ट्स ने सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन किया कॉलोनियल कल्चर का, इसको ट्रांसफॉर्म किया और न्यू सिंक्रेटिक आइडेंटिटीज़ क्रिएट किए. ये प्रोसेस नीदर प्योर रेजिस्टेंस थी ना कंप्लीट एसिमिलेशन. दिस वाज समथिंग इन बिटवीन, एक थर्ड स्पेस जहाँ न्यू मीनिंग और आइडेंटिटीज़ इमर्ज्ड हुई. भाभा का कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री पर्टिकुलरली इनसाइट, जो कॉलोनियल डिस्कोर्स जो था वो कॉलोनाइज्ड को इनकरेज करता था कॉलोनाइजर को मिमिक करने के लिए. इंग्लिश जेंटलमैन बनो, वेस्टर्न एजुकेशन लो, यूरोपियन मैनर्स अडॉप्ट करो. मैकेलॉय का मिनट एग्जैक्टली ये डिमांड कर रहा था. अभी हमने बात भी करी थी उसकी, मिनट ऑन एजुकेशन. लेकिन भाभा आर्ग्यू करते हैं कि मिमिक्री है ना, करते हैं कि मिमिक्री कभी परफेक्ट नहीं होता है. ये जो है इट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट. मिमिक्री तो मिमिक्री रहेगी ना, वो ओरिजिनल थोड़ी हो जाएगी. तो भाभा का ये कहना है ये इम्परफेक्ट इमिटेशन डिस्टेबलाइजिंग होता है कॉलोनियल अथॉरिटी के लिए, क्योंकि ये एक्सपोज करता है आर्टिफिशियलिटी ऑफ कॉलोनियल कैटेगरीज एंड रिवील करता है कि डिफरेंस सिर्फ सुपरफिशियल है. भाभा famously कहते हैं colonial mimicry is the desire for a reform recognizable other as a subject of a difference that is almost the same but not quite. ये not quite crucial है क्योंकि ये create करता है ambivalence और undercut colonial certainty. अब subaltern studies जो collective है, जो 1980s में emerge हुई इंडिया में, इसने history writings को रेडिकली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की. रणजीत गुहा जो ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर थे, अपने इन्फ्लुएंशियल एसे ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इंडिया जो कि 1982 में आई थी, उसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी बोथ कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट इलीट फोकस्ड है. कॉलोनियल हिस्टोरियंस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसीज़ को सेंटर करते थे, जबकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस इलीट नेशनलिस्ट लीडर्स को हीरोज़ बनाते थे. बीच में जो ऑर्डिनरी लोग थे, पेजेंट, वर्कर, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये इग्नोर कर दिए गए. सबॉल्टन स्टडीज़ प्रोजेक्ट का गोल था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखना, कॉमन पीपल की एजेंसी, कॉन्शियसनेस और रेजिस्टेंस को कवर करना. इससे क्या होता था कि हमें हमेशा जो चाहे वो कॉलोनियल टाइम हो या फिर कॉलोनियल जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हो,
उसका एक फुलर पिक्चर मिलता है rather than having that elite picture of those movements and everything. Other subaltern studies scholars ने diverse topic explore किए. पाथा चैटर्जी का बुक Nationalist Thought and Colonial World, The Nation and Its Fragment examine करता है कि नेशनलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्रडिक्शंस. चैटर्जी आर्ग्यू करते हैं कि एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म में एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन था. ये कॉलोनियल मॉडर्निटी को साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रही थी. नेशनलिस्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी चाहते थे जो वेस्ट से एसोसिएटेड था, लेकिन साइमल्टेनियसली अपनी कल्चरल ऑथेंटिसिटी और डिफरेंस असर्ट करना चाहते थे. ये टेंशन रिजॉल्व हुई थ्रू मटेरियल स्पिरिचुअल डिवाइड. मटेरियल डोमेन में वेस्ट से लर्न करो, लेकिन स्पिरिचुअल डोमेन में इंडियन सुपीरियॉरिटी मेंटेन करो. ये रेजोल्यूशन चैटर्जी आर्ग्यू करते हैं कि प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन रखी, पर्टिकुलरली वेमेन के लिए जो स्पिरिचुअल डोमेन की बेयरर्स कंसिडर हुई और देयरफॉर मॉडर्निटी से सेलेक्टिवली शील्ड की गई. दीपेश चक्रवर्ती की इन्फ्लुएंशियल बुक प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यूरोपियन थॉट को प्रोविंशियलाइज करने की. इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप को रिजेक्ट करना, बल्कि यूरोप को यूनिवर्सलाइज स्टैंडर्ड के रूप में डिसेंटर करना. चक्रवर्ती आर्ग्यू करते हैं कि social science concepts or historical categories like capitalism, modernity, civil society, etc. जो supposedly universal है, actually specifically European experience से derived है. जब हम ये categories non-European societies पर apply करते हैं तो हम implicitly European experience को norm बना रहे होते हैं और नॉन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस को डिविएशन या नॉट येट कैटेगरीज कंसिडर कर रहे होते हैं. चक्रवर्ती का आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि हम यूरोपियन थॉट को कम्प्लीटली अबैंडन कर दें, ये इम्पॉसिबल भी है और अनडिज़ायरेबल भी है, बल्कि हम क्रिटिकली इंगेज करें और रिकग्नाइज करें इसकी पर्टिकुलैरिटी को. सो अब since I am ending this lecture, I would like to give you some pointers and then I'll conclude the lecture. So इस लेक्चर से मैं ये आप लोगों को समझाना चाहती थी. यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम यू colonialism, anti-colonialism, decolonization, and then you went on telling a lot about post-colonial theories and subaltern study. तो ये सारी चीज़ें इंटर-रिलेटेड है और जब हम colonialism और decolonization पढ़ रहे होते हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि इससे जो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है. और अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा उस तरीके से पढ़ें कि हम आगे भी चीज़ पढ़ने के लिए रेडी हों और एटलीस्ट प्रोवोक्ड हों. ठीक है, इफ़ नॉट रेडी तो एटलीस्ट प्रोवोक्ड हों कि अच्छा इफ़ आई गेट टू नो अबाउट सबाल्टर्न studies, if I get to know about post-colonial theory, I should go and check about them, even if I have not discussed much of it. I have just given you some popular works that we often come across even in popular culture of political science. So पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी कंक्लूजन में कि कॉलोनियलिज्म ऑलवेज एक मल्टी डिमेंशनल फिनोमेनन के रूप में एनालाइज करना चाहिए. सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या पॉलिटिकल कंट्रोल पर फोकस करना इनसफिशिएंट है. हमें कल्चरल, साइकोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल डायमेंशंस को भी एग्जामिन करना चाहिए. एडवर्ड सईद, फ्रेंच फैनॉन, गायत्री स्पिवाक का वर्क ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कॉलोनियलिज्म माइंड्स को भी कॉलोनाइज करती थी, सिर्फ टेरिटरीज़ को नहीं. दूसरी बात ये कि कंपैरेटिव अप्रोच अडॉप्ट करना एसेंशियल है. ब्रिटिश इनडायरेक्ट रूल वर्सेस फ्रेंच एसिमिलेशन, सेटलर कॉलोनियलिज्म वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, या फिर आर्म रेजिस्टेंस वर्सेस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये कंपैरिजन्स
पैटर्न रिवील करती है और हेल्प करती है जनरलाइजेशन और कंटेक्चुअल जो स्पेसिफिसिटीज़ के बीच नेविगेट कैसे किया जाए एज ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। महमूद ममदानी का कंपैरेटिव वर्क ऑन अफ्रीकन ऑन अफ्रीका पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पलरी है इस अप्रोच के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप महमूद ममदानी के कुछ बुक्स पढ़ें, ओरिजिनल वर्क्स। थर्ड जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटीज़ और रप्चर्स दोनों को रिकग्नाइज करना इम्पॉर्टेंट है। न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़फुल है कंटिन्यूटीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि पोस्ट कॉलोनियल एरा से ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। फॉर्मल सॉवरेनिटी मैटर्स डिस्पाइट लिमिटेशंस, जितने भी लिमिटेशंस हो, लेकिन फॉर्मली तो सॉवरेन स्टेट्स है ना, अब कॉलोनियल एरा तो है नहीं। तो पोस्ट कॉलोनियल एरा को आप ये मत समझो कि वो कॉलोनियल एरा है, वो कॉलोनियल एरा होता तो उसको कॉलोनियल एरा ही कहते, पोस्ट कॉलोनियल एरा नहीं कहते। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, और आपको इंटर रिलेट करना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड सिस्टम थियरी है, स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटीज एम्फेसिस करता है, जबकि डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट की स्टडी एजेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करती है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है टू गेट द होल पिक्चर, and it is very important to get the whole picture. You can't always study in bits and pieces. You have to know the whole picture. At least, you should get an idea of the whole picture. If you're not getting the whole picture, you should get the idea. So the fourth thing that I would like you to know is that जो थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म मेंटेन करना है वो बहुत प्रोडक्टिव है, चाहे हम वो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी हो, पोस्ट कॉलोनियल थियरी हो, सबाल्टर्न स्टडीज़ हो, ये डिफरेंट लेंसेज डिफरेंट एस्पेक्ट को एलिमिनेट करते हैं। कोई सिंगल थियरी कंप्रेहेंसिवली कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए हम सिर्फ मार्क्सिस्ट लेंस से नहीं देख सकते, हम सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल थियरी से ही नहीं देख सकते। ये सारे लेंस इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही लेंस किसी न किसी एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है और हमें बताता है और हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। लास्टली आई वुड से दैट जो भी आपने पढ़ा है उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल टॉपिक्स को प्रेजेंट से लिंक करो, चाहे वो लैंड कॉन्फ्लिक्ट हो, इंडिजिनस राइट्स हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, नॉलेज प्रोडक्शन हो, रिफ्यूजी क्राइसिस हो, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जो कि बहुत हो रहे हैं अभी पूरे वर्ल्ड में। दीज क्राइसिस आर इन अबंडेंस। तो उन सारी चीज़ों को जो भी आपने थियरी पढ़ी है उसको प्रेजेंट से लिंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कॉलोनियल लेगेसी से भी शेप्ड होती है। जैसे आपने बहुत सारे टाइपोलॉजीज़ देखी इंटरनल, जैसे इंटरनल कॉलोनियलिज्म। तो अभी जो चल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे आप पैलेस्टीन का एग्जांपल दे रहे हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर उसको इंटरनल कॉलोनियलिज्म से एनालाइज करते हैं। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, दे एनालाइज इट थ्रू दी सेटलर कॉलोनियलिज्म थियरी, और they say it's a type of settler colonialism. So that's it. Thank you for listening the lecture. Do stay tuned, and I'll come up with other lectures on comparative politics related to theories, and I would like you to study hard.